नमस्कार दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम एट द CUET PG JNU प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, एग्ज़ाम की डेट शीट रिलीज हो चुकी है और आज के वीडियो में हम डिजास्टर स्टडीज़ के लिए जो 2022 का पेपर है, फर्स्ट टाइम जब CUET इम्प्लीमेंट हुआ था तब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इसका हम एनालिसिस करेंगे सारा का सारा। जैसा कि मैंने पिछले जो भी पेपर्स का कराया उसी तरीके से, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और जो आपके जानकार कोई भी है जिनके पास इस चैनल का एक्सेस नहीं है अभी तक, तो उन तक पहुँचाइए और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि आप ही मेरी टीम हो, सही बताऊँ तो। और आप ही आगे चैनल को शेयर कर सकते हो, आगे हमारा नेटवर्क बढ़ा सकते हो। कमेंट करना कैसा लगा आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है। जैसे स्टडीज़ का पेपर आ रखा है, 11 मार्च से आपको एग्ज़ाम है और 19 को आपके EVS का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ये पेपर आपका ऐसा बताऊं तो जैसे 2022 वाले पेपर में ज़्यादा आपके GS के एप्लीकेशंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन या टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था। और बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे, बट ठीक है, ज़्यादा टफ लेवल नहीं था इसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम CUET इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसीलिए। तो क्वेश्चन क्या बोला, व्हेन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड। तो इसका आंसर क्या है, 2005। आप जानते हो, आपने पढ़ा था पिछले वीडियोस में भी। तो इसमें क्या है, NDA में बना था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर अंडर द DM एक्ट 2005, द NDA में as the apex body of disaster management shall have the responsibility of the laying down the policies and guidelines for the disaster management for ensuring timely and effective response to disaster। ठीक है, ये पॉलिसी और गाइडलाइंस डिजाइन करता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट को देखना, किसके, डिजास्टर के। और ये जो चार्ट मैंने पिछली भी क्लासों में बताया था कि ये इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का, अलग अलग लेवल पर क्या क्या चीज़ें काम करती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके बाद मिनिस्ट्री के अंडर आता है NDA में, और डेजिग्नेटेड नोडल मिनिस्टर्स आते हैं, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग बॉडीज़ होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट आ गई, और बाद में टॉप लेवल डिसीजन बॉडीज, इसमें CCS और NCMC। CCS क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी एंड नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, NCMC। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज अ पार्ट ऑफ द NDA में, एंड द CPF ऑल्सो पार्ट ऑफ द NEC। फिर NDA में के दो और पार्ट हो गए आपके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये हो गए आपके मैकेनिज्म। इसमें आप याद रखना हेड पर आपके होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सबसे पावरफुल होती है इस मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। सॉरी। तो ये जो ऊपर मैंने बताया है, होम मिनिस्ट्री आपके सबसे पावरफुल होती है, और होम मिनिस्ट्री अभी किसके हाथ में है, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है, तो उनके अंडर आता है सारा डिजास्टर मैनेजमेंट का काम। और स्टेट लेवल पर जो मैकेनिज्म होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो ऐसे होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर आपके सेक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें मेन ये होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जो चीज़ें सेम टू सेम सेंट्रल में काम करती है, वैसे ही एज इट इज़ आपकी स्टेट में भी काम करती है सारी की सारी, बट पावर है ना चेंज हो जाती है। स्टेट में पावर आपके गवर्नर होल्ड करता है, जबकि सेंटर में आपके होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पावर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, द अपेक्स इंस्टीट्यूशनल बॉडी ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इसमें क्या है अपेक्स बॉडी, तो इसका आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये आपकी अपेक्स बॉडी है, हमने पढ़ा था अभी ऊपर, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, स्टेब्लिश एट द टाइम ऑफ 2005 अंडर द
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये इसका याद रखना आप इंडिया में। और ये इसी की पार्ट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और एनसीएमसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा आपका, विच डिजास्टर प्रॉम्प्ट टू एनेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया। इसमें है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लाने के लिए किसने स्टिमुलेट किया, किसने प्रॉम्प्ट किया था, कौन सा डिजास्टर रहा था। तो जब 2004 में जो अंडमान निकोबार और सुमात्रा रीजन में जो सुनामी आई थी, जिसकी वजह से इंडिया की जो आपकी कोस्ट है, ये जैसे हमारा इंडिया है, तमिलनाडु वाला पोर्शन, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, ये अंडमान निकोबार वाला रीजन। तो जब इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी, तो उसका इफेक्ट आपके इंडिया की जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पड़ा था। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में जो भी अगर कोई डिजास्टर होगा तो उसको अच्छे से कैसे हैंडल करना है, उसके लिए ये काफ़ी एकदम माइलस्टोन अचीवमेंट था। तो ये एक्ट जिसने इंडिया में डिजास्टर का बिल्कुल रुख ही बदल दिया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि पहले होता था क्या कि इंडिया में जानते ही नहीं थे कि सुनामी क्या चीज़ होती है। सच बताओ, सुनामी सुनामी जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती थी, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, जापान जापान हुआ, चाइना, आपके इंडोनेशिया वाला रीजन है, अलास्का, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का रीजन, तो वो रिंग ऑफ फायर का रीजन था। उसमें अंडर द ओशियन अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज होती थी, जिसके कारण आपके सुनामी जनरेट होती थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया के रीजन में या फिर इंडियन ओशियन के रीजन में सुनामी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए फिर ये एक लाना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द सुनामी वार्निंग सेंटर ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड। इंडिया का सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है। ये क्वेश्चन तो नहीं था, बट पिछले वाले पेपर में जो मैंने करवाया था, तो उसमें मैंने इसको बारे में बताया था कि जो इंडिया का सुनामी वार्निंग सिस्टम है वो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, सुनामी वाले टॉपिक के अंदर ही मैंने ये कवर करवाया था। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना मैं करवा रहा हूँ ये पेपर्स का, तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से यही आपका अभी लास्ट के टाइम पर यही कंटेंट है। आप बोलते हो ना डिजास्टर का कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें ही आपका मटेरियल का काम करेगी। चाहे बुक ले लो कोई भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक बुक आती है CUTPG की, या फिर बिल्कुल कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, क्या करोगे आप। ठीक है, तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बस आप उन्हीं को फॉलो करते रहिए, और यही आपके लिए कंटेंट होगा पूरा का पूरा। जो मैं स्लाइड्स है मेरी, क्योंकि मैं इसका PDF नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये PDF जनरेट नहीं हो पाता। इसीलिए आप कोशिश करिए कि इंसर्ट वीडियो आप हाथों हाथ ही प्रिपेयर कर ले या नोट्स बना ले, जो भी मैं बातें बताता हूँ, ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका आंसर है आपका हैदराबाद। हैदराबाद। और सुनामी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हार्बर वेव बोलते हैं इसको, जापानीज वर्ड है। ऑल्सो नोन एज द सेस्मिक सी वेव्स आर ए सीरीज ऑफ वेरी लार्ज वेव्स विद एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ होता है लॉन्ग इन द डीप ओशन, इन द लेंथ फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट में बी 100 किलोमीटर्स और मोर। ठीक है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट इसकी लेंथ 100 किलोमीटर हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इंडिया ने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम ITWS आफ्टर द दिसंबर 2004 सुनामी डिजास्टर। जब सुनामी का जो डिजास्टर आया था उसके बाद इंडिया ने इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम में कोलेब्रेशन कर लिया था। देन द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ITEWS was established in 2007, the best in at the operated by the इनकोइस हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का इनकोइस डिपार्टमेंट है, वो इसको ऑपरेट करता है, और 2007 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, ITEWS comprises a real-time network of seismic stations, triage gauges and the operation at the time of 24/7। ठीक है, रात दिन काम करता है ये। काफ़ी ज़रूरी है कि अगर कहीं भी इंडिया के आसपास कोई भी सेस्मिक एक्टिविटी होती है अंडर द ओशन, तो वो डिटेक्ट कर ली जाती है इस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके क्वेश्चन आए हैं अर्थक्वेक टॉपिक से।
पिछली बार आपके शायद पूछा था कि कौन सी वेव पहले पहुंचती है 2023 वाले पेपर में। 2 वाले में क्या पूछा था कि विच ऑफ द सेस्मिक वेव डू नॉट कॉज डैमेजेस टू बिल्डिंग। ठीक है, तो ये पूछा था कि कौन सी वेव्स है जो बिल्डिंग को डैमेज नहीं करती। तो इसका आंसर है आपके पी वेव्स। पी वेव वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, वो ज़्यादा डैमेज नहीं करती। चलिए अर्थक्वेक के बारे में जो अलग अलग वेव्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, सबसे पहले आती है आपके प्राइमरी वेव्स, सबसे पहले पहुंचती है। तो ये होती है आपके सबसे फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स होती है, ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम से ट्रेवल करती है। और पी वेव्स के कोज रॉक पार्टिकल्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन इज द वेव प्रोपगेशन। सेम डायरेक्शन होता है इसका वेव प्रोपगेशन का, सिमिलर टू द साउंड वेव। याद रखना आप, साउंड वेव के समान ही आपके ये प्राइमरी वेव्स होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देन द वाइल दे कैन कॉज सम शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग इन बिल्डिंग्स बट दे जनरली डू नॉट कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। ये लाइन जो आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सिग्निफिकेंट डैमेज बिकॉज देयर मोशन इज रिलेटिवली जेंटल। जेंटल मोशन होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज वो क्रिएट नहीं कर पाती है। जबकि सेकेंडरी वेव क्या होती है, ये स्लोअर देन द पी वेव्स एंड ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स नॉट लिक्विड और गैसेस। ठीक है, लिक्विड और गैसेस से ट्रेवल नहीं करती, ओनली सॉलिड से करती है। दे कॉज रॉक पार्टिकल्स टू मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। अगर एस वेव की डायरेक्शन ऐसी है तो पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा ऊपर नीचे, तो उसमें क्या होता है, वेव के पार्टिकल्स ऐसे भी चलते हैं ऐसे, ताकि ऊपर और नीचे की दोनों साइड वाइब्रेशन हो और वेव का प्रोपगेशन डायरेक्शन हो, उसमें भी पार्टिकल का मोशन हो। ठीक है, तो उससे काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है इसका नेचर। एस वेव आर मोर लाइकली टू द कॉज डैमेजेस टू बिल्डिंग कंपेयर टू द पी वेव्स बिकॉज दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर शेकिंग एंड कैन इंड्यूस मोर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर स्ट्रेस। तो ये रीज़न होता है इसका, तो इसलिए एस वेव्स काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है। फिर आपके नेक्स्ट है सरफेस वेव। सरफेस वेव्स दो टाइप की होती है, लव वेव्स और रिले वेव्स। लव और रिले वेव्स, ठीक है। सरफेस वेव्स ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस। सरफेस वेव आपके अर्थ के सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है, सबसे ज़्यादा डैमेज करती। लव वेव्स cause ground to move horizontally and while the relay waves cause both horizontal and vertical motion। दोनों टाइप के मोशन कोज करती है रिले वेव्स, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, अब दीज waves produce the most significantly shaking and cause buildings to sway, crack और collapse। ये भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, जो बिल्डिंग्स को गिराने में सक्षम है इतनी तो कैपेबल होती है। Therefore, P waves are the seismic waves do not typically cause significant damage to the buildings and compared to the S wave and surface wave. However, it's essential to note that even even though the P waves themselves may not cause much damages, they can serve as the early warning sign for the more damaging seismic waves that follow, गिविंग पीपल ए फ्यू सेकेंड टू प्रिपेयर ए शिक शेल्टर। ठीक है, तो इतना मौका दे देती है पी वेव्स आपकी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, तो ये हो गया सारा अर्थक्वेक में जो भी आपके वेव्स आती है उसके बारे में। अगर आपके इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस जो कंटेंट है उससे आ जाएगा, इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन जाएगा आपके। और बता देता हूँ, ये देखिए आपका जब सेस्मोग्राफ होता है उसमें आपके जो वेव्स आती है उनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। ये आपका हो गया प्राइमरी वेव्स। देखिए इसका ज़्यादा ग्राफ ऊपर नीचे नहीं है, ज़्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं है, बट एस वेव आते ही एकदम से पीक पकड़ता है। तो ये देखिए आप, पीक एकदम से ऊपर गई तो शेकिंग काफ़ी अच्छे लेवल पर एस वेव्स क्रिएट करती है। ये जस्ट एकदम पीक शाप है। फिर क्या होता है आपके, एस वेव चलती है उसके बाद में फिर डिस्ट्रक्शन लाती है मेन आपके सरफेस वेव। सरफेस कौन सी है कि आपका होगी लव वेव्स के डिले वेव्स। ठीक है, तो ये दो वेव्स है, ये भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। अब ये आपका फोकस पॉइंट था, उससे आपकी एक प्राइमरी वेव्स आती है, एक सेकेंडरी वेव्स आती है। तो पहले आपके प्राइमरी वेव्स पहुंचती है, बाद में सेकेंडरी वेव पहुंचती है अर्थ सरफेस पर, ये फोकस होता है। और जो यहाँ पर सिस्मोग्राफ होता है कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर, जहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि अर्थक्वेक आया या नहीं आया। और जो पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थ सरफेस पर फील होता है आपका अर्थक्वेक, वो होता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, तो ये हो गई अर्थक्वेक के बारे में बातें सारी की सारी। इसमें क्या लिखा है, द सिस्मिक वेव्स जनरेटेड एट एन earthquake focus travel through the earth and over its surface arriving at a seismograph far from the earthquake। ठीक है, तो याद रखना आप
इफेक्ट है। ये चीज़ें ऐसी होती है, छोटी छोटी होती हैं, बट आपके एग्जाम में आने के इनके चांस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर अगर पूछने को आपके छोटी से छोटी चीज़ भी पूछ सकता है, तो कम से कम आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिका वायरस। जिका वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पेंडेमिक या एंडेमिक जो हेल्थ वाला टॉपिक है उससे पूछा है, तो इसके अंदर आपका आंसर है मॉस्किटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। जिका वायरस देखिए इज ए प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, या आप मच्छर का नाम याद रखना, एडिस मॉस्किटोज। ठीक है, पर्टिकुलरली एडिस एजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस, ये 2 स्पीसीज है। कौन सा है? एक एडिस एजिप्टी, फिर एक एडिस एल्बोपिक्टस। ठीक है, ये 2 आपके जो मेन स्पीसीज है वो जिका वायरस को ट्रांसफर करने में ज़्यादा कारगर होती है। दीज मॉस्किटोज आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। एडिशनली जिका वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये भी रीज़न है। अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस में इंटीमेट होते हैं तो उसकी वजह से जिका वायरस फैलने का भी खतरा रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाउएवर मॉस्किटो बाइट्स रिमेन द प्राइमरी मोड ऑफ द ट्रांसमिशन इन द मोस्ट केसेस। ठीक है, प्राइमरी रोल जबकि मॉस्किटो का ही होता है, और ये आपके अदर रीजन से जिसकी वजह से ट्रांसमिट होता है जिका वायरस। ठीक है, जिका वायरस का आप देखिए अफेक्टेड एरिया जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसमें आपके जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे ड्यू टू जिका वायरस। फॉर एनीवन हु प्लान्स टू ट्रेवल जिका वायरस अफेक्टेड एरियाज, अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइटिंग इज द वे बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सपोजर टू द वायरस। ठीक है, आपके ये वार्निंग एडवाइजरी जारी हुई थी फॉर द अमेरिकन पीपल्स, वो तो उसमें क्या था कि जिका अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर जा रहे हो अगर ट्रेवल करने के लिए, तो सबसे बेस्ट वे होगा आप अवॉइड करिए क्या, मॉस्किटो बाइट्स। ठीक है, जिका वायरस प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये रहा आपके एडीज वाली स्पीसीज। मदर टू बेबी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी और ट्रांसफ्यूजन्स, जो ब्लड का अगर ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो उसकी वजह से अगर किसी को हो रखा है जिका वायरस का इन्फेक्शन, और उसका अगर ब्लड अगर किसी दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा उस वायरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू प्रोटेक्ट सीबीआर हजार्ड। सीबीआर हजार्ड से एक क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या होता है कि किसको दिया जाता है सीबीआर हजार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए? इसमें होता है आईपी। अभी क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टिव सिंबल्स होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीबीआरएन के सीबीआरएन डिजास्टर है रेफर टू द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन गियर सिस्टम। ठीक है, डिजाइन टू सेफ गार्ड पर्सनल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीबीआरएन हजार्ड। ठीक है, सेफ गार्ड पर्सनल सिस्टम होता है इसके अंदर, जो आपको हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है सीबीआरएन एजेंट्स। ठीक है, फिर पैसिव एंड एक्टिव सीबीआरएन डिफेंसिव मेजर्स क्या होता है? पैसिव सीबीआरएन मेजर्स फोकस ऑन द प्रोटेक्टिव पर्सनल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सीबीआरएन यूज। ठीक है, ये होता है पैसिव। जबकि एक्टिव क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंटरसेप्टिंग द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सीबीआरएन एजेंट्स बिफोर दे कैन कॉज हार्म। ठीक है, इंडिया हैज अंडरटेकन वेरियस मेजर्स टू एनहांस इट्स प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द साइबर थ्रेट्स। इंडिया ने भी काफ़ी प्रिपेयर्डनेस की है सीबीआरएन के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अभी एक करंट में ये चल रहा था अभी 2023 के आसपास, तो मैंने सोचा कि क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तर्कस एक्सरसाइज है, ऑनगोइंग इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज है, इसका नाम है तर्कस नाउ इंक्लूड सीबीआरएन टेरर रिस्पॉन्स इन इट्स ड्रिल। इसके ड्रिल में आपके सीबीआरएन जो टेरर रिस्पॉन्स होता है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। और इसको कंडक्ट कहाँ किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, तर्कस इन्वॉल्व कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडोज एंड यूएस स्पेशल फोर्सेस जो एसओएफ है ऑपरेशन फोर्सेस, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये देखिए आपके आईपी जो मेथड होता है, आईपी प्रोटेक्शन एजेंबल्स, ये होता है आपको जो सीबीआरएन डिजास्टर होता है उसमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा आपके ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। CO2 है, ओजोन है कि नहीं है? ओजोन नहीं है। ओजोन क्यों नहीं है? ओजोन है, ग्रीन हाउस गैस ओजोन है।
ठीक है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि आपका हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता था और ना आपके ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज नहीं करता। ग्रीन हाउस गैसेज में ये कौन कौन सी रहेगा? ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर है, फिर आपके CO2। ये आपके मेन गैसेज है, ठीक है। उसके अलावा आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद में आपके SF6 है, ये भी सबसे मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। इसका अमाउंट बहुत कम है बट काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पूछे तो। और मिलाया आपके इन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन फ्रॉम द नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद में ब्लू हाइड्रोजन होता है फ्रॉम द नेचुरल गैस एंड विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है। अगर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके साथ उससे रिलीज होने वाला कार्बन को कैप्चर करके स्टोरेज कर रहे हैं, उसका अगर फैसिलिटी है अगर आपके पास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, तो फिर वो हाइड्रोजन कहलाएगा आपके ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। फिर बाद में ग्रीन हाइड्रोजन है, क्या होता है? फ्रॉम द वाटर यूजिंग जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वाटर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं इसको और जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको बनाया जाता है। ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन, बिल्कुल एकदम ग्रीन होता है, इसमें कोई पोल्यूशन कोजिंग जो भी काम होता है वो नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर टू एन CBRN एजेंट एंड द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ इलनेस इज डिजीज, क्या होता है, ठीक है। जो इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर ऑफ CBRN, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक CBRN एजेंट का एक्सपोजर होने तक होने से फिर बाद में पहला साइन आपके सिम्टम ऑफ इलनेस और डिजीज का, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको आपके लेटेंसी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। लेटेंसी पीरियड बोलते हैं अगर कोई रीजन में CBRN या फिर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर ओकर हो गया, देन CBRN डिजास्टर है या न्यूक्लियर डिजास्टर है, उसके होने के बाद उसके थोड़ी देर बाद में अगर आपको कोई भी साइन दिखा जिसकी वजह से सिम्टम्स शो होना चालू हो जाएंगे या डिजीज़ के कुछ भी इलनेस आपको फील होगी, तो उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंसी पीरियड, ठीक है। अब की प्रॉपर्टीज क्या होती है CBRN एजेंट की? देयर इज ए की प्रॉपर्टी दैट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल अप्रोच टू ट्रीटिंग इट्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले होता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी डिस्क्राइब करती है द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कॉज हार्म एंड डेथ, ठीक है। देन द टर्म इज कॉमनली यूज फॉर द केमिकल एजेंट, while the term mortality and lethality and morbidity are more commonly used for the biological agents। biological agents में ये तीन टर्म्स का यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि केमिकल एजेंट्स के लिए आपके टॉक्सिसिटी का यूज किया जाता है। इन केस ऑफ द न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल एजेंट्स द टर्म यूज टू डिस्क्राइब टॉक्सिसिटी आर डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, दैट रेफर टू इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एजेंट या फिर डैमेज ऑफ रेडिएशन एंड द स्टोचेस्टिक इफेक्ट दैट अपीयर लेटर। इसका एग्जांपल आपके कैंसर। कैंसर होता है जो हाथों हाथ इमीडिएट नहीं पता कर सकते, बट इसका इफेक्ट काफ़ी लंबे टाइम के बाद जैसे एक होता है एक्यूट इफेक्ट, एक होता है क्रोनिक इफेक्ट। तो एक्यूट तो आपको कम टाइम में पता चल जाता है, बट क्रोनिक इफेक्ट होता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम ऑफ एक्सपोजर यू कैन डिटेक्ट द कैंसर, ठीक है। वो बाद में अपेयर होता है। एक होता है आपके लेटेंसी पीरियड, जो आपके क्वेश्चन पूछा है, लेटेंसी इज द इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर टू द CBRN एजेंट द फर्स्ट साइन ऑफ इलनेस और डिजास्टर, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंटरवल रेंज फ्रॉम द टाइप ऑफ एजेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द एजेंट, ठीक है। तो ये होता है आपका लेटेंसी पीरियड। और एक होता है आपका परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी क्या होता है? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CBRN एजेंट टू कॉज हार्म इन द प्रोलॉन्ग पीरियड after release and reflect its ability to remain in the environment. It is dependent on the couple of factors, ठीक है, like the physical chemical stability of the agent and its propensity to degrade in certain environmental conditions। तो ये हो गया आपका persistency, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई भी चीज़ persistent रहती है, environment में remain रहती है, तो वो जो ability होती है वही आपकी persistency होती है। और एक होती है आपके transmissibility। ट्रांसमिटेबिलिटी यूज करते हैं आपके डिस्क्राइब करते हैं वेदर एन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन इंडिविजुअल टू अनदर। अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है A से B की तरफ, तो उसका वजह क्या है? वो क्या था? ट्रांसमिटेशन, वो जो उसकी कैपेसिटी होती है वो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। देन द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन इज वाया क्रॉस कंटामिनेशन इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। द वाइड बायोलॉजिकल एजेंट्स कैन ऑल्सो इंक्लूड द डायरेक्ट ट्रांसमिशन,
ठीक है, विद नो कॉन्टेक्ट वाया एयर और इनडायरेक्ट यानी इंसेक्ट या वेक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये जो चार जो सीबीआर एजेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है, याद रखना। आप पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कोई भी, ठीक है, शक नहीं है इसमें, में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको दे देंगे, आपको टॉक्सिसिटी, लेटेंसी या परसिस्टेंसी, इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, एक नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनामी वेव्स आते हैं आपकी क्या होती है? ठीक है, तो पूछा है सुनामी वेव्स कौन सी वेव्स होती है, तो याद रखना आप, सुनामी वेव आपके ग्रेविटी वेव्स होती है। ठीक है, सुनामी आर इंडीड ए फैसिनेटिंग नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, दे आर लॉन्ग ओशन वेव्स caused by the displacement of the water, often triggered by the underwater earthquakes। रीजन से को, फिर वोल्केनिक इरेप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स, इन 3 कारणों की वजह से आपके अंडर द ओशन डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है। किसका? वाटर का, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर का, जिसकी वजह से उसको बैलेंस आउट करने के बाद में बर्न करने के लिए वो जो वेव्स जनरेट होती है वो जो सुनामी को कॉज करती है। ठीक है, देन दीज वेव्स प्रोपगेट अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंस एंड द कैरिंग इमेंस एनर्जी एंड इम्पैक्टिंग कोस्टलाइन विद द डिवास्टेटिंग फोर्स। ठीक है, अब इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है किसका? सुनामी वेव्स के। एक होता है ग्रेविटी वेव्स। ग्रेविटी वेव्स क्या होता है कि सुनामी आर प्राइमरी ग्रेविटी वेव्स होती है, अनलाइक विंड जनरेटेड वेव्स विच आर सरफेस वेव्स। सुनामी एक्सटेंड डीप इनटू द ओशंस, ये ओशंस के अंदर भी जा सकती है, तो इसीलिए इनको ग्रेविटी वेव्स बोलते हैं। फिर आपके लॉन्ग वेवलेंथ होती है। सुनामी हैव द एक्सेप्शनली लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, इसकी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है वेवलेंथ। ठीक है, ऑफन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर विच अलो देम टू ट्रेवल अक्रॉस एंटायर ओशन बेसिस। ठीक है, ये होती है इसकी खासियत। देन लो एम्पलीट्यूड होता है। डिस्पाइट देयर इमेंस एनर्जी सुनामीज हैव द लो एम्पलीट्यूड वेव हाइट्स इन द डीप वाटर, दे मे गो अननोटिस बाय द शिप्स एट सी। डीप वाटर में जो मैंने पिछले पेपर में बताया था कि जो डीप वाटर होता है, डीप ओशन होता है, जैसे ये आपका डीप ओशन है, तो अगर यहाँ पर कोई सुनामी जनरेट हुई है तो आपको मैसेज महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है डीप ओशन में जाते जाते। ठीक है, और स्पीड और बिहेवियर क्या होता है? सुनामी कैन ट्रेवल अपने स्पीड अप टू द 500 से 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन द डीप वाटर, डीप वाटर में ये लगभग इतनी पहुंच सकती है, इसका स्पीड काफ़ी तेज होता है। और ये आपके फोटो दे रखी है एक सुनामी की, काफ़ी अच्छा सीन, देखिए आप, कितना खतरनाक दृश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिर से आपकी क्वेश्चन कंसेप्ट रिपीट हुआ है आपका, ये पिछले पेपर में था आपके ट्रिपल बी। बिल्ड बैक बेटर इज यूज टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं इसका? इसका यूज करता है आपके रिकंस्ट्रक्शन स्टेज में। ठीक है, और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 सेंडाई हुआ था, आपको पता है। आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेशन इन द डीआरआर फॉर रेजिलियंस एंड द बिल्ड बैक बेटर इन रिकंस्ट्रक्शन एज प्रायोरिटीज। ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट बीबीबी propose an integrated and the holistic approach for to post disaster reconstruction. ठीक है, and recovery in the order to address the wide range of prevalent issue, recovery in the order to address the wide range of prevalent issues and ensure that the affected communities are redeveloped in the resilient manner for the future। वापस उस कम्युनिटी को रीडेवलपमेंट करना, वो आता है इस प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, ट्रिपल प्रिंसिपल इज द क्रूशियल कंसेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजास्टर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। इट emphasizes in the integrated and holistic approach to post disaster risk construction। याद रखना, पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन। एंड लेट्स डील इनटू द की एक्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिर बिल्ड बैक बेटर है, ये रिस्क रिडक्शन है, कम्युनिटी रिकवरी, इम्प्लीमेंटेशन। उसके अलग प्रिंसिपल्स है, क्या है कि इम्प्रूवमेंट, क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, लैंड यूज प्लानिंग, सोशल रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी, फिर मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, ये ट्रिपल बी का पार्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ट्रिपल एम टू द रीडेवलप कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय द डिजास्टर इन ए रिजिलिएंट मैनर फॉर द फ्यूचर। इट गोज बियॉन्ड मेयर, ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड फोकसेस ऑन द एनहांसिंग द built environment and along with the addressing psychological, social and economic aspects। तो ये हो गया आपके ट्रिपल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स। ठीक है, कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन। ठीक है, इसमें कौन सा सेक्शन है जो इन सब टाइप के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन, उनको प्रोहिबिट करता है? तो आपका आर्ट, ये आपका सेक्शन 61।
ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 61 रजिस्टर अमेंडमेंट 2005 ये क्या बोलता है? ये प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल प्रोवाइडिंग कंपनसेशन एंड रिलीफ टू द विक्टिम डिजास्टर देन शैल बी ए नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, कम्युनिटी, डिसेंट एंड रिलीजन्स। अलग अलग जो इसकी होती हैं कैटेगरीज के कम से कम इन लेवल के पैरामीटर्स पर तो इन किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 38। 39 क्या बोल रहा है? फिर से आपके लीगल सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 2022 में इस एस्पेक्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन है आपके, तो देखिए आप। तो विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वो गारंटी करता है टू राइट टू लाइफ? ठीक है, राइट टू लाइफ की गारंटी कौन लेता है? आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का? इट एम्ड टू प्रोवाइड an effective framework for disaster management in India, outline measures for the prevention, mitigation, preparedness, response and recovery during the disaster. ठीक है, अब आर्टिकल 21 एंड द राइट टू लाइफ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज द इंटरप्रेट हिज राइट ब्रॉडली टू इंक्लूड द राइट टू लिवलीहुड एंड द डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट और इससे राइट टू लाइफ का रोल क्या है, दोनों में बीच में क्या कॉम्बिनेशन, क्या रिलेशन है? ठीक है, द वाइल द एक्ट इट्स सेल्फ डज नॉट, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशंस द राइट टू लाइफ, प्रोविजंस इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट लाइव्स ड्यूरिंग द डिजास्टर। ठीक है, बाय इंश्योरिंग इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट द एक्ट हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड सफरिंग। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि रोकता है कोई भी लाइफ का लॉस होने के या फिर सफरिंग, कोई सफ़र कर रहा है डिजास्टर से तो उसको रोकने का जो भी काम होता है वो इस एक्ट के अंदर आता है, इस सेक्शन के अंदर आता है, आर्टिकल के अंदर। इट इस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर द टाइमली रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो याद रखना आप राइट टू लाइफ कौन सा है इसका, आपके आर्टिकल 21। ठीक है, जबकि वो उसका कितना था? 63 था, आई थिंक 63 था या 61 था, 61 था। ठीक है, क्या किस लिए? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो आपका ये ना इसका 61 था पीछे वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? जीएस डिजिटाइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडरेशन एट्रीब्यूट। ठीक है, जो डिजिटाइजेशन करते हैं हम जीएस में उसका एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है, तो आपका टेबल नहीं है इसका। याद रखना आप, पॉलीगन है, लाइन है और पॉइंट है, ये 3 एट्रीब्यूट है आपके जीएस डिजिटलाइजेशन के। जीएस क्या होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा जीएस तो पहले भी। तो डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस होती है जीएस के अंदर, इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जियोग्राफिकल या जीएस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग जियोग्राफिक डाटा फ्रॉम द एनालिक और पेपर फ्रॉम इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। जो भी आपके पास ऑफलाइन डाटा है या जियोग्राफिक डाटा है एनालॉग के फॉर्म में या फिर पेन और पेपर के फॉर्म में, तो उसको आप क्या करोगे? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, वो ही होता है आपके डिजिटलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पेशियल फीचर्स सच एज पॉइंट्स, लाइन्स, polygons are traced and represented digitally। ठीक है, ये कर सकते हो आप, पॉइंट, लाइन्स एंड पॉलीगन्स। ठीक है, फिर मैनुअल डिजिटाइजेशन। ठीक है, इन मैनुअल डिजिटाइजिंग एन इमेज यूजुअली मे बी अ डायग्राम इज कॉपीड बाय द हैंड टू क्रिएट ए डिजिटल फाइल। ठीक है, एंड डिजिटाइजिंग टेबलेट और पक सिमिलर टू द माउस यूज फॉर द प्रिसाइज ट्रेसिंग। ठीक है, अब हैंड्स अप डिजिटाइजेशन क्या होता है? ये आपका इन्वॉल्व होता है इसमें स्कैनिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स सच एज maps into digital file. In this method, avoid the risk of damaging or losing the original document। ठीक है, उसमें ये क्या बोलता है? अवॉइड करता है जो भी आपका, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने का खतरा है तो उसको भी कम करता है। एंड सब डिजिटाइजेशन आता। ठीक है, अब ऑटोमेटिक डिजिटाइजेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है पार्ट। इसमें क्या होता है? कन्वर्ट रास्टर डाटा या सैटेलाइट इमेज नहीं होती है इनटू द वेक्टर डाटा, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्म में आपको वेक्टर डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो कन्वर्ट 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स इनटू द डिजिटल डाटा। ठीक है, आप 2D और 3D सब्जेक्ट हैं उनको भी चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। दिस द प्राइमरी गोल इज टू दो इंक्रीज द स्पीड्स। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है? इज टू द इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द जीएस डाटा कलेक्शन। ठीक है, इंक्रीज करता है स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ द जीएस डाटा कलेक्शन। देन ऑटोमेटिक डिजिटाइजर्स
प्रोवाइड अप टू डेट स्पेशल डाटा इन रियल टाइम, ऑटोमेटिक डिजिटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं अप टू डेट डाटा, डेट, ठीक है, अप टू डेट स्पेशल डाटा इन रियल टाइम। फिर आपके इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटलाइजेशन का जीएस में, क्यों पढ़ते हैं हम? सॉरी, तो इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटाइजेशन का जीएस के अंदर? तो उसमें क्या होता है, एफिशिएंसी करता है डाटा से, एफिशिएंट डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल, फिर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जियोग्राफिक फीचर्स, ठीक है, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन जियोग्राफिक फीचर्स का, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है, ये एक्यूरेट रिप्रेजेंट करता है, फिर फैसिलिटेट करता है स्पेशल एनालिसिस और मॉडलिंग। तो ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंस, याद रखना आप, ये भी एग्जाम में पूछने के चांस है। फिर एक और अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द जीएस, देन द क्वेश्चन क्या पूछा था, क्रिएशन ऑफ द जोन ऑफ स्पेसिफाइड डिस्टेंस अराउंड फीचर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस अराउंड फीचर ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज बफरिंग जोन, इसको बोलते हैं बफरिंग जोन, याद रखना आप। बफर मेथड आर वेरी कॉमन यूज इन द टेक्स्ट ऑफ जेएस, ठीक है, बफरिंग इज द प्रोसेस ऑफ determining a distance from a separate object point line area. Buffer is the creation of the zone of a specific width around point line area. It is also referred as a coverage feature, ठीक है। फिर बफरिंग समटाइम्स टर्म एज अ प्रोक्सिमिटी प्रोसेस, याद रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्सिमिटी प्रोसेस बफर जोनिंग का दूसरा नाम है, ठीक है। या आपके एक बफर जोन हो गया, ये कोई जोन है तो उसके जो ये बाहर का ये एरिया हो गया, ठीक है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस फीचर है, ठीक है, जोन के क्रिएशन के बाद का आगे का जो एक्सटेंडेड एरिया है सारा का सारा, ये आपके आगे आता है, किस में आता है, बफरिंग जोन में, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन क्या है बफर्स का, तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द यूजफुलनेस ऑफ द कांसेप्ट ऑफ बफरिंग, ठीक है। बफर जोन इज अ वेरी एसेंशियल फॉर द प्लानिंग एंड रेगुलेटरी पर्पस, it often treated as a protection zone or neutral zone. It is also is very useful in the resource allocations, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, तो उसके लिए भी बफरिंग जोन का काम होता है। जैसे मेन इसका काम 4 सेगमेंट है, अर्बन और सिटी प्लानिंग में होता है, सोशल प्लानिंग में या साइट सुटेबिलिटी एनालिसिस या एनवायरमेंटल प्लानिंग है, इन सब में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, क्वेश्चन काफी टेक्निकल है। तो ये पूछा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है की खासियत क्या नहीं है, ठीक है। तो उसमें इसकी खासियत आपके डाटा की कम्प्लेक्सिटी, तो इसका एडवांटेज तो नहीं है, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस हो सकती है बट एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज क्या क्या है इसके, ये एक डाटा की रिडंडेंसी है उसको कम करता है, फिर डाटा का शेयरिंग बढ़ाता है, डाटा के एक्सेस को बढ़ाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सको, डाटा की इंटीग्रिटी बढ़ाता है, सिक्योरिटी बढ़ाता है, आपका डाटा काफ़ी सेफ रहता है इसमें, फिर प्राइवेसी ऑल्सो मेंटेन, ठीक है, फिर बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी होता है, एंड डाटा कंसिस्टेंसी भी होते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्टोर, मॉडिफाई, मैनेज डाटा इन ए डाटाबेस, ठीक है, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो भी आपके डाटाबेस में सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है उसको बोलते हैं आपके डीबीएमएस, ठीक है। ये अलो करता है यूजर को क्रिएट, डिफाइन एंड मेंटेन डेटाबेस, ठीक है, फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, एंड मेंटेन डेटाबेस फैसिलिटेटिंग efficient information management, ठीक है। DBMS help with the tasks such as creating, retrieving, managing and storing data. It also ensures that data accuracy and integrity by the removing duplicates. Different type of database include hierarchical, network and relational and object oriented database, ठीक है। तो ये होते हैं डेटाबेस के फीचर्स सारे के सारे, वो होना चाहिए, उसमें अलग अलग कंपोनेंट है डेटाबेस में। एसडी से क्वेश्चन आए हैं, क्या पूछ रहा है ये आपका, कितने गोल है इसमें एसडीजी में, यून के द्वारा डिजाइन है, ठीक है, 2030 आपका एजेंडा 2030, ठीक है, याद रखना आप। तो इसमें अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जबकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है इसमें, ठीक है। इसमें ये एलोकेशन ऐसे इन 4 पैरामीटर पर किया गया है, जबकि जो एक और तरीका होता है इसमें पीपल प्लेनेट, ठीक है, पीपल प्लेनेट और शायद प्रोडक्शन सेगमेंट में डिवाइड करके इनको गोल्स को याद किया जाता है,
ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर आपके जीरो हंगर, ठीक है, गोल ये 6 है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये सारे आते हैं रिसोर्सेज। क्योंकि सोशल में आपके इक्वालिटी, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और रिड्यूस इनक्वालिटी और पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग। एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके सेटलमेंट, सिटीज एंड कम्युनिटीज, क्लाइमेट एक्शन, लाइक फ्यूल, वाटर, लाइक ऑन लैंड। इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, वेलबींग, फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होनी चाहिए आपकी, रुकना नहीं चाहिए काम। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, गोल्स के लिए पार्टनरशिप क्या है वो इसके अंदर आता है, ठीक है, दोनों के अंदर सोशल और एनवायरनमेंट दोनों एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपको, कोरल ब्लीचिंग इज द इंडिकेटर ऑफ, कोरल ब्लीचिंग इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा साइन है। तो उसके थ्रू क्या होता है, आपके कोरल ब्लीच करते हैं, उनका डीकलरेशन होता है, याद रखना आप, डीकलरेशन प्रोसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग द corals into the oceans due to the climate change और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो पहले आपके कोरल से ये आपके डीकलर्ड हो गए, वाइट कलर में तब्दील हो चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हॉट वाटर एंड सनशाइन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सनशाइन का ज़्यादा एक्सपोजर होता है या फिर हॉट वाटर ज़्यादा लंबे टाइम तक है तो उसमें कोरल का जो कलर होता है वो ब्लीच कर जाएगा, ठीक है। और भी जैसे ये आपका हेल्दी कोरल था, उसके बाद में ब्लीच हो गया, उसके बाद में डेड, तो ये होता है इसका मेन प्रोसेस, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द वर्ल्ड, हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है आपके वर्ल्ड में, कौन सी है इसमें, तो आपके याद रखना आप, केमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। केमल आपका हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वर्ल्ड, पूरे 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 वर्ल्ड में। एंडेंजर्ड स्पीसीज होता क्या है, एनी स्पीसीज दैट it is at risk of extinction because of the sudden rapid decrease in its population or loss of critical habitat, ठीक है, पॉपुलेशन में लॉस आ गई या क्रिटिकल हैबिटेट चली गई तो उसकी वजह से उनकी भी संख्या कम हो जाती है, तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज में। बायोडाइवर्सिटी रीजंस दैट रिक्वायर प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड्स, ठीक है, दैट दे होस्ट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, ठीक है, यू नो दैट द हॉटस्पॉट एरिया, ठीक है, इन अवर इंडिया ऑल्सो there are 4 type of hot spots region available in our country, ठीक है। अब 32 endangered species are ranked by their current population, उसमें थ्रेटन कैटेगरी, एनिमल टाइप और कंजर्वेशन स्टेटस, 3 पैरामीटर है। और इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके और एग्जांपल क्या, आपके पांडा है, इंडियन रिवर डॉल्फिन है, उसके बाद में कैमल है, वर्ल्ड ब्रिटेनियन बैक्टीरियन कैमल, बाद में गंगीज रिवर डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी की जो भी रिवर डॉल्फिन है वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और जबकि इंडस रिवर डॉल्फिन ऑल्सो गेट द टेक ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो ये होगा आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, द डिवास्टेटिंग 2004 ग्रेट सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक वाज ड्यू टू द, ठीक है, ये अर्थक्वेक किस टाइप के फोल्ड की वजह से आया था, ये आपका है थ्रस्ट फोल्ड की वजह से। थ्रस्ट फोल्ड क्या होता है, वो अलग अलग टाइप के फोल्ड होते हैं। फोल्ड, फोल्ड क्या होता है, एक ऐसा टाइप, जैसे डिसअरेंजमेंट, समझ लो आप, कोई भी ब्लॉक से तो उसमें डिसअरेंजमेंट होता है तो वो फॉल्ट जनरेट करता है, तो उसी को फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, मेनली फॉल्ट कम इन देयर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, नॉर्मल, रिवर्स एंड स्ट्रेक स्लिप, ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्रेक स्लिप फॉल्ट। शेलो एंगल आपके 30 से अगर छोटा है देन ड्यूज फॉल्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट फॉल्ट, ठीक है। देन फॉल्ट्स दैट हैव ए मिल्क ऑफ स्लिप स्टाइल और कॉल्ड ओब्लिक स्लिप फॉल्ट्स, ठीक है, मिक्स ऑफ स्लिप स्टाइल तो कॉल्ड ओब्लिक स्लिप, ठीक है। अलग अलग टाइप के फॉल्ट होते हैं, जैसे ये नॉर्मल फॉल्ट है तो इसमें देखिए आप, जो इसका मूवमेंट है, एक ब्लॉक उधर एक दूसरे से अपार्ट मूव कर रहे हैं, ये होता है आपका नॉर्मल फॉल्ट। वो ब्लॉक है और एक और ब्लॉक, ठीक है। जबकि ओब्लिक स्लिप फॉल्ट है, उसमें क्या होता है, सी एनिमेशन ऑनलाइन,
ये तो आपका ऐसे ही थोड़ा सा, तो ओब्लिक स्लिप फोल्ड होता है इसमें, इसे ओब्लिक शेप बना होता है, तो ये होता है इसके अंदर। फिर रिवर्स फोल्ड को पता है, रिवर्स फोल्ड में क्या होता है, जैसे नॉर्मल फोल्ड था उसमें फोर्सेज एक दूसरे से दूर लगे रहते हैं, जबकि रिवर्स फोल्ड में क्या होता है, फोर्सेज एक दूसरे के पास लगते हैं, जिसमें थीटा 0 होता है, फुटबॉल एंड हैंगिंग बॉल, इसके अलग अलग टाइप के होते हैं। जो नीचे की साइड होता है उसको फुटबॉल बोलते हैं, और जो ऊपर की साइड होता है उसको हैंगिंग बॉल बोलते हैं। वो जो अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स के अरेंजमेंट के आधार पर इनको बांटा गया है। फिर थ्रस्ट फोल्ड, ये आपका जो इंडोनेशिया जो अभी क्वेश्चन पूछा था, मात्रा में जो सुनामी आई थी, उसका मेन कोर्स था आपका थ्रस्ट फोल्ड। ठीक है, थ्रस्ट फोल्ड इसमें क्या होता है, आपका एक जो एंगल होता है वो 30 डिग्री के आसपास या 30 डिग्री से कम होता है। ठीक है, फिर स्टेक स्लिप फोल्ड ड्यू टू द लेटरल शेयर। ठीक है, लेटरल शेयरिंग होती है, एक आपस में घिसन फ्रिक्शन, ठीक है, जनरेट होता है, तो उसकी वजह से आपके इस टाइप के फोल्ड बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉल अंडर विच सेस्मिकली वल्नरेबल जोन। ठीक है, अब यहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो उनको कौन से अर्थक्वेक प्रोन जोन में डाला गया है, आप देख सकते हैं। ये मैप देखिए एक बार, ये आपका अंडमान निकोबार का रीजन है, रेड कलर में इंकोटेड है, रेड कलर आपके जोन 5 में आता है। ठीक है, जो भी काफ़ी लो रिस्क एरिया है, इसमें आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब अंडमान निकोबार रीजन इज एक्सट्रीमली प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ द इट्स जियोलॉजिकल लोकेशन। ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन द हिमालयन कोलिजन जोन, इट द हाईएस्ट सेस्मिक हजार्ड जोन, इसका कैटेगरी 5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द 2015 to 2030 फ्रेम फॉर एक्शन इन द एनविगेज्ड इज। ठीक है, कहाँ पर ये हुआ था, ठीक है, DRR 2015 के बीच में, ये आपका सेंडे फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जबकि हुगुयो इससे जो पहले जो एग्रीमेंट चलता था वो हुगुयो फ्रेमवर्क के नाम से चलता था, उसको ख़त्म करके उसका सक्सेसर है आपके सेंडे फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 में जब स्टार्ट हुआ था, इन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट वॉज एडोप्टेड बाय द UN मेंबर स्टेट्स एट द थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई जापान। ठीक है, एंडोर्स बाय द UN जनरल असेंबली इन द 2015, एंड इट इज़ द सक्सेसर एग्रीमेंट ऑफ द हुगुयो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15, देन मोस्ट एनकम्पसिंग इंटरनेशनल अकॉर्ड ऑफ द डेट ऑन DRR डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इट वर्क हैंड इन हैंड विद द अदर 2013 एजेंडा एग्रीमेंट्स इंक्लूड। इसके जो एजेंडा होता है, क्या क्या है इस कॉन्फ्रेंस के, इसमें क्या है, पेरिस के एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द अदिस अबाबा एक्शन, इथियोपिया का जो कैपिटल है उसका नाम है, एक्शन एजेंडा ऑन द फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, देन न्यू अर्बन एजेंडा विद सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये अलग अलग टाइप के जो इसके एजेंडा है। इट रिकॉग्नाइज दैट द स्टेट हैज द प्राइमरी रोल टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, but that the responsibility should be shared with others। ठीक है, स्टेक होल्डर्स लाइक लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, उनका भी रोल होता है, तो उनको भी शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच डिजास्टर मॉडल इज द बेस्ट फॉर द इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है, ट्रेडिशनल जो मेथड होता है वही सबसे बेस्ट होता है। अब ट्रेडिशनल मेथड 1998, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, क्रंच कोज मेथड 2000, एंड देन किम्बरली मॉडल्स, ये अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं। तो उसमें क्या था, द मोस्ट कॉमन अमंग प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, विद द ट्रेडिशनल मॉडल, ठीक है, इज द मोस्ट प्रीफर्ड। ठीक है, ईच ऑफ दीज 4 मॉडल्स परफॉर्म ए पर्टिकुलर रोल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, हर एक मॉडल का अलग अलग रोल होता है। It is uniquely different in its characteristics and response to disaster, or where each model has been its limitation and efficiencies। For example, even though the first 3 models are simple to implement, तो स्टार्टिंग के 3 मॉडल है, ट्रेडिशनल, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रंच। ठीक है, जबकि किम्बर्ले मॉडल है, किम्बर्ले 4 फेज डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल इज लाइक टू फेस द ऑब्स्टिकल सिंस इट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर पर्टिकुलर नॉलेज और फाइनेंसिंग भी इसी के अंडर आता है। ये सेगमेंट होता है जो आपका ऑब्स्टिकल फेस करता है, किम्बर्ले 4 स्टेज डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच है। फिर ट्रेडिशनल मॉडल है, उसके बारे में
क्या है कि was in one of the most popular and well-known logical models. The disaster management cycle was divided into the three phases in traditional model. एक तो नंबर वन होता है आपका बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ठीक है, ये तीन हो गए आपके स्टेज, पहले और उसके साथ साथ और उसके बाद क्या हो रहा है डिजास्टर में. In the pre-disaster phase included mitigation, prevention and preparedness. Activities during a disaster included response and reaction. Post-disaster activities included recovery and repairing, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्टोरिंग पब्लिक सर्विसेज. ये हो गया इसका पार्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल्स का. चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है डिजास्टर इज द फंडामेंटली ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, विद सम फिजिकल इवेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ठीक है, दिस इज व्हाट डिफाइंड बाय. तो इसका जो डेफिनेशन है ये कि भाई डिजास्टर एक फंडामेंटली सोशल कंस्ट्रक्ट है विद सम फिजिकल इवेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, ठीक है, दो से दो ज़्यादा अगर कोई भी फिजिकल इवेंट है उनका कॉम्बिनेशन से सोशल कंट्रैक्ट डिज़ाइन हुआ है, कोई आपका डिजास्टर होता है फंडामेंटली. तो ये आपने क्वारंटाइन ने दिया था स्टेटमेंट. क्वारंटाइन ने स्टेट किया था इफ द एक्सपर्ट डू नॉट रीच एन एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट है अगर एग्रीमेंट पर ना पहुंचे तो वेदर ए डिजास्टर इज ए फिजिकल इवेंट और सोशल कंस्ट्रक्ट द फील्ड विल बी हैव सीरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है, द डिफाइनिंग व्हाट ए डिजास्टर इज डस, ठीक है, and not mean becoming involved in a futile academic exercise. फिर ये जो क्वारंटाइनली इसकी बुक है, क्या नाम है इसका बुक का नाम पूछ सकते हैं, याद रखना आप. व्हाट इज ए डिजास्टर, ठीक है, काफ़ी डीप में क्वेश्चन है. मेरे को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आने की कोई पॉसिबिलिटी आ सकता है. इतना तो लगता है कि कोई भी बुक है बुक का नाम पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे साइंटिस्ट के नाम पर, उन्होंने कौन सी टर्म दी या उनका कोई भी अलग अलग टाइप के आपको पता है क्वेश्चन बन सकते हैं. तो ये आपका कोरेंटल ने बुक लिखी थी. तो आपके 50 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना अपना. आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेट हो चुका है, इतना लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस आपके लिए, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है. आपका सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए. अब जिन हम मिलेंगे आराम से, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो मस्त रहो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.